स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में कि कॉम्प्लेक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो ज्योमेट्रिकल बिहेवियर होता है वो होता है वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह। अब इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा कि कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन का ज्योमेट्रिकल बिहेवियर कैसा होता है। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे इन डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म्स क्या हुए? कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म और ऑयलर फॉर्म। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को तीनों फॉर्म्स में लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके देखेंगे प्रोडक्ट, और उससे हम डिटर्मिन करने की कोशिश करेंगे कि ज्योमेट्रिकल बिहेवियर क्या है प्रोडक्ट का। तो पहले हम कार्टेशियन फॉर्म के साथ काम करते हैं। तो हम ले लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, z1 को ले लेते हैं x1 प्लस आयोटा y1 और z2 को ले लेते हैं हम x2 प्लस आयोटा y2। तो ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द टू नंबर्स। अब अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो प्रोडक्ट क्या होगा? तो z1 z2 क्या होगा? तो रियल पार्ट जो होगा z1 z2 का वो आएगा कैसे? x1 इंटू x2 मल्टीप्लाई करेंगे आप, और आयोटा y1 इंटू आयोटा y2 मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपको मिल जाएगा माइनस y1 y2। तो रियल पार्ट हो जाएगा आपका x1 x2 माइनस y1 y2। फिर जो नॉन रियल पार्ट है वो कैसे आएगा? तो x1 इंटू आयोटा y2 करेंगे आप, और x2 इंटू आयोटा y1 करेंगे। तो जो नॉन रियल पार्ट है आपका बन जाएगा आयोटा टाइम्स x1 y2 प्लस x2 y1। ठीक है, तो ये हो गया आपका रियल पार्ट, और राइट साइड पे हो गया आपका नॉन रियल पार्ट। तो z1 z2 जो है वो ये प्रोडक्ट होगा। तो ये जो हमने प्रोडक्ट निकाला है ये है कार्टेशियन फॉर्म में, और इस फॉर्म में प्रोडक्ट को देख के बोलना मुश्किल है कि प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल बिहेवियर क्या होगा। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि z1 और z2, अगर मैं आपको दो पॉइंट्स दे दूं प्लेन में, और मैं आपसे ये पूछूं कि z1 z2 कहाँ लाई करेगा, तो इस फॉर्म को देख के, इस प्रोडक्ट फॉर्म को देख के बोलना मुश्किल है कि z1 z2 कहाँ लाई करेगा। तो अब हम आइए क्या करते हैं, अब हम z1 और z2 को उनके पोलर फॉर्म्स में लिखते हैं और फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए z1 का मॉडुलस है r1 और आर्ग्यूमेंट है θ1, तो इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा r1 इंटू कॉज θ1 प्लस आयोटा साइन θ1। इसी तरह से z2 को पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं। मान लीजिए मॉडुलस है r2 और आर्ग्यूमेंट है θ2, तो कॉस θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। अब हम निकालते हैं z1 इंटू z2 और देखते हैं ये क्या मिलेगा हमें। तो z1 z2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, r1 और r2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक तो हमें r1 r2 मिल गया, और फिर हम ये जो टर्म्स हैं cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 और cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इस ब्रैकेट में। तो चार टर्म्स बनेंगे हमारे पास। तो जो रियल टर्म्स आएंगे वो आएंगे cos θ1 इंटू cos θ2 एंड देन आई साइन θ1 इंटू आई साइन θ2, वो बन जाएगा माइनस साइन θ1 साइन θ2। तो रियल टर्म्स हमारे आ जाएंगे cos θ1 cos θ2 माइनस साइन θ1 साइन θ2। ठीक है, और अब हमारे जो नॉन रियल टर्म्स हैं वो क्या आएंगे? तो उसके लिए हम cos θ1 को आयोटा साइन θ2 से मल्टीप्लाई करेंगे और cos θ2 को आयोटा साइन θ1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो नॉन रियल टर्म हमारा बन जाएगा, तो एक प्लस साइन आएगा, प्लस आयोटा टाइम्स cos θ1 साइन θ2 प्लस cos θ2 साइन θ1। ये मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे चार टर्म्स हो गए। अब अगर आप जो ये टर्म्स आए हैं आप उनको ध्यान से देखें तो ये है जो यहाँ पे ब्रैकेट मैंने मिस कर दिया, तो ब्रैकेट भी आएगा यहाँ पर साइन θ1 के बाद, क्योंकि आप आयोटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं cos θ1 साइन θ2 प्लस cos θ2 साइन θ1 से। तो अब अगर आप ये जो चार टर्म्स देखें ब्रैकेट में, तो जो पहले दो टर्म्स हैं ये कंबाइन होके आपको दे देंगे cos θ1 प्लस θ2, और जो आयोटा के साथ जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं cos θ1 साइन θ2 प्लस cos θ2 साइन θ1, ये जो आपके दो टर्म्स हैं ये कंबाइन करके आपको दे देंगे साइन θ1 प्लस θ2। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको लिख सकते हैं r1 r2 इंटू कॉज ऑफ θ1 प्लस θ2, ठीक है, प्लस आयोटा साइन ऑफ θ1 प्लस θ2। तो आप प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकते हैं। तो अब अगर आप इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखें
तो अब बोलना बहुत आसान है कि प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है। तो ये अगर आप इस प्रोडक्ट को कंपेयर करें विद द फॉर्म r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जो कि जनरल पोलर फॉर्म होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में जो मॉडुलस है वो है r1 इंटू r2 जो यहाँ पर बाहर आ रहा है, और जो आर्ग्यूमेंट है वो है θ1 प्लस θ2, क्योंकि आपके पास है cos θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। अगर आप इसको cos θ1 प्लस आयोटा साइन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं θ1 प्लस θ2 जो है वो है आपका आर्ग्यूमेंट। तो इन अदर वर्ड्स जो प्रोडक्ट है, जो आपका Z1 Z2 जो आपने प्रोडक्ट निकाला, ठीक है, इसका जो मॉडुलस होगा प्रोडक्ट का, मॉडुलस हो जाएगा R1 R2, यानी कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मॉडुलस मल्टीप्लाई होकर आपको प्रोडक्ट का मॉडुलस मिल जाएगा। और इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा Z1 Z2 का जो प्रोडक्ट का, वो हो जाएगा θ1 प्लस θ2, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रोडक्ट कैसे मिलेगा आपको, आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट आर्ग्यूमेंट को ऐड कर दीजिए तो आपको प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा। तो टू समराइज, जब आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो उनके मॉडुलस मल्टीप्लाई हो गए, उनके आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो ऐड हो गए, और इस चीज़ को आप कार्टेशियन फॉर्म में नहीं देख पाए। जब आपने पहले कार्टेशियन फॉर्म में मल्टीप्लाई किया था तो नहीं देख पाए, लेकिन जब हमने पोलर फॉर्म में मल्टीप्लाई किया तो ये देखना बहुत आसान हो जाता है। और इनफैक्ट आइलर फॉर्म में अगर आप देखें ये प्रोडक्ट को, ऑयलर फॉर्म में अगर आप कैलकुलेट करें तो ये और भी इजी है देखना। आप Z1 का ऑयलर फॉर्म लिखें तो वो हो जाएगा R1 e टू द पावर आयोटा θ1, और Z2 हो जाएगा आपका R2 e टू द पावर आयोटा θ2, ठीक है। अब आप यहाँ से अगर प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, तो आप R1 और R2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा इक्वल टू R1 R2, और फिर आप एक्सपोनेंशियल टर्म्स मल्टीप्लाई कर दीजिए e टू द पावर आयोटा θ1 इंटू e टू द पावर आयोटा θ2, तो बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा e टू द पावर आयोटा इंटू θ1 प्लस θ2। तो बेसिकली मैंने आयोटा कॉमन लेके θ1 प्लस θ2 ब्रैकेट में लिख दिया। तो अब आप इस ऑयलर फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट से भी देख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट इज R1 R2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज θ1 प्लस θ2, यानी कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मॉडुलस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं जब आप प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो याद रखिए कि जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके मॉडुलस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो चलिए मैं आपको इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ। Z1 और Z2 हम दो आर्बिट्री जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं। मान लीजिए Z1 का मॉडुलस है R1, आर्ग्यूमेंट है θ1, तो ये उसका पोलर फॉर्म या ऑयलर फॉर्म हो जाएगा, और Z2 इसी तरह से मान लीजिए है R2 e टू द पावर आयोटा θ2। अब मान लीजिए Z1 जो है वो यहाँ पर लाई कर रहा है प्लेन में, और Z2 जो है मान लीजिए वो यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि Z1 Z2 कहाँ लाई करेगा, तो आप मुझे क्या बताएंगे, Z1 Z2 कहाँ लाई करेगा। तो हमने ये देखा कि Z1 Z2 जो है उसका जो मॉडुलस है वो होगा R1 R2, ठीक है, और उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, e टू द पावर आयोटा में जो ये एंगल आएगा ये कितना होगा, ये होगा θ1 प्लस θ2, यानी कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को तो मॉडुलस जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो ऐड हो रही हैं। तो इससे हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं अब Z1 Z2 की लोकेशन इन द प्लेन। तो उसके लिए Z1 को ओरिजिन से ज्वाइन कर लीजिए और Z2 को भी ओरिजिन से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और ये जो एंगल है आपका ये हो जाएगा θ1 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, और ये जो एंगल है आपका ये हो जाएगा θ2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अब आप अगर इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दें तो आपको मिल जाएगा θ1 प्लस θ2 जो कि आर्ग्यूमेंट है हमारे प्रोडक्ट की। तो θ1 प्लस θ2 डायरेक्शन में हम एक रे बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। मान लीजिए ये है θ1 प्लस θ2 वाले एंगल पे, तो अगर मैं ये एंगल लूँ पूरा, ये एंगल है θ1 प्लस θ2, और इस रे पे आप एक ऐसा पॉइंट ले लीजिए जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है R1 R2। तो मान लीजिए वो ये पॉइंट है यहाँ पर, तो ये मान लीजिए कि ये वो पॉइंट है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ये डिस्टेंस जो है ये है R1 इंटू R2। तो ये जो पॉइंट है आपका ये हो जाएगा Z1 इंटू Z2, क्योंकि ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है R1 R2 और इस पॉइंट का आर्ग्यूमेंट है θ1 प्लस θ2।
तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन को ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली सोच सकते हैं। अब मैं आपको इसकी विजुअलाइजेशन को और भी अच्छे से करने के लिए मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये सिमुलेशन ध्यान से देखिए। पहले लेफ्ट पार्ट पे फोकस करिए। इसमें पॉइंट ए जो है वो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और पॉइंट बी है कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, और आप चाहें तो वेक्टर्स की तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो OA जो वेक्टर है वो होगा वेक्टर Z1 और OB होगा वेक्टर Z2। और यहाँ पे मैंने पॉइंट C जो है इसको मैंने कैलकुलेट कर रखा है एज द प्रोडक्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। तो जो पॉइंट C है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2, जो प्रोडक्ट है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। और OC वेक्टर को आप एज वेक्टर Z1 Z2 इंटरप्रेट कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ से मैं राइट साइड पे मेरे पास दो स्लाइडर्स हैं R1 और R2 के। तो R1 की वैल्यू मैं सेट कर सकता हूँ, वो है मॉडुलस ऑफ Z1, और R2 की वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ, वो है मॉडुलस ऑफ Z2। और इसी तरह से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और Z2 को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे नीचे आप देखिए मैंने Z1 Z2 का मॉड कैलकुलेट कर रखा है और अलग अलग Z1 मॉड और Z2 मॉड का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रखा है, और वो अभी सेम दिखा रहा है। इसी तरह से मैंने नीचे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 कैलकुलेट कर रखा है, वो है 1.75 रेडियंस, और मैंने अलग अलग आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कैलकुलेट करके ऐड कर रखा है, वो भी अभी 1.75 दिखा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि मॉडुलस जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो ऐड हो रही हैं। अब मैं आपको बिहेवियर दिखाता हूँ। मैं क्या करूँगा, Z1 को फिक्स्ड रख के मैं Z2 को चेंज करूँगा। ठीक है, मैं Z2 को चेंज करूँगा, और अभी आप देख सकते हैं कि Z2 का मॉडुलस 1 है, इसीलिए Z1 Z2 का जो मॉडुलस है वो Z1 के मॉडुलस के बराबर है। क्योंकि जो Z2 का मॉडुलस 1 है, यानी कि R2 जो है वो 1 है, तो R1 R2 जो है वो R1 के बराबर ही हो जाएगा। तो जो भी Z1 का मॉडुलस है वही Z1 Z2 का मॉडुलस है। इसलिए आप देख सकते हैं कि पॉइंट C जो है वो उसी सर्कल पे लाई कर रहा है जिस पे पॉइंट A लाई कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं Z2 को चेंज करता हूँ। मैं उसका मॉडुलस चेंज नहीं करूँगा, मैं उसका आर्ग्यूमेंट चेंज करूँगा। तो मैं Z2 के आर्ग्यूमेंट को इंक्रीज़ करता हूँ। तो क्या होना चाहिए, तो Z1 Z2 के आर्ग्यूमेंट को भी इंक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स ऐड हो रहे हैं Z1 और Z2 के। तो अगर मैं Z2 के आर्ग्यूमेंट को बढ़ाता हूँ तो Z1 Z2 का आर्ग्यूमेंट भी बढ़ना चाहिए, यानी कि जो C पॉइंट है वो रोटेट होना चाहिए। देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। तो मैं Z2 को उसको बढ़ाता हूँ। तो आप देखिए जैसे जैसे मैं Z2 के आर्ग्यूमेंट को बढ़ा रहा हूँ तो Z1 Z2 का आर्ग्यूमेंट भी बढ़ रहा है, लेकिन उसका मॉडुलस चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए प्रोडक्ट कैसे चेंज हो रहा है। तो ये बिहेवियर हो गया अगर मैं आर्ग्यूमेंट Z2 का चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं Z2 का मॉडुलस चेंज करूँ तो क्या होना चाहिए, अगर मैं Z2 का मॉडुलस चेंज करूँ बिना उसके आर्ग्यूमेंट चेंज किए, तो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मॉडुलस भी बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, R2 को बढ़ाते हैं हम। तो R2 को मैंने बढ़ाया तो देखिए जो OC वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में है, लेकिन उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि Z1 Z2 का मॉडुलस जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये बिहेवियर हो गया। अगर मैं आर्ग्यूमेंट चेंज करता हूँ Z2 का, तो Z1 Z2 का आर्ग्यूमेंट भी चेंज हो रहा है इस तरह से जैसे मैंने आपको दिखाया। और अगर मैं मॉडुलस चेंज करता हूँ Z2 का, तो Z1 Z2 का मॉडुलस चेंज हो रहा है। तो ये बिहेवियर है, ये है ज्योमेट्रिकल बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन।